ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मित्रों, सृजन संवाद कार्यक्रम लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। आज हमारे मेहमान हैं जोधपुर के युवा शायर, कवि, गीतकार श्री दिलीप केसानी साहब। दिलीप केसानी एक ऐसा जाज्वल्यमान नाम जो इन दिनों पूरी शिद्दत के साथ, पूरी गति के साथ, पूरी योजना के साथ साहित्य की न केवल सेवा कर रहे हैं बल्कि नवाचार भी कर रहे हैं और बहुत कुछ समाज को, देश को देना भी चाहते हैं। अभी कुछ ही क्षणों में वे हमारे साथ वाल पर आएंगे। सबसे पहले राकेश कुमार वर्मा एन आए हैं, उनको बहुत बहुत नमस्कार। बहन सरिता सिंह झारखंड से आई हैं, उन्हें बहुत बहुत प्रणाम। राम राम भाई लिखा आपने। और आए हैं विजय सिंह चौहान, शायद आ रहे हैं हमारे ख्याल से। चलिए, जब तक तमाम मित्र आए मैं सत्संग का आह्वान करता हूँ। अरे चालो सत्संग में, अरे चालो सत्संग में, सतपुरुषा वाली बाता सुन सारे। चालो सत्संग में, महापुरुषा वाली बाता सुन सारे। चालो सत्संग में। दिलीप जी आ गए हैं। आदाब, सलाम, नमस्कार। आ रही है? फर्स्ट क्लास, बढ़िया। चलिए, तो आप आ गए हैं, सत्संग आरंभ करते हैं। सबसे पहले तो मित्रों को मैं आपका परिचय दूं। दिलीप केसानी जो आपके सामने दिख रहे हैं इस वक्त, इनका जन्म 5 अगस्त 1982 को पाकिस्तान के सिंध सूबे के मीरपुर खास शहर में हुआ। पापा इनके पाकिस्तान की सरकारी बैंक, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में मैनेजर रह चुके हैं। शायरी लिखने की शुरुआत 1995 में तकरीबन 13 साल की उम्र में हुई। शायरी की बारीकियां श्री शंकर सागर साहब से सीखी। अपनी 10वीं भी वहीं की एक सरकारी स्कूल से पास की और उसके आगे की पढ़ाई जोधपुर यानी भारत से की। यहाँ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से बीकॉम और नीट जोधपुर से कंप्यूटर का 2 साल का डिप्लोमा किया। 16 जनवरी 2000 को भारत शिफ्ट हुए और 2005 में इंडियन नागरिकता मिली। 13 जुलाई 2005 को ही निर्मला केसानी से आपकी शादी हुई। आज तक तकरीबन 350 से ज्यादा उर्दू गजलें, नज़में, 15 से ज्यादा अलग अलग मौजुओं पर कहानियां और 2 स्क्रीन प्ले लिखे हैं, जिनमें से एक कहानी अनहोनी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले का कॉन्ट्रैक्ट साल 2011 में मुंबई के एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस से कर चुके थे, लेकिन बदकिस्मती से फिल्म का काम शुरू न हो पाया और अप्रैल 2016 में एक कहानी, एक अधूरी सी लव स्टोरी ऑल इंडिया रेडियो जोधपुर से प्रसारित हुई। इससे पहले 2008 में द फिल्म राइटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की सदस्यता ली। 10 तक मेरी पहली किताब है। ये जो किताब है ये आपकी पहली किताब है। बहुत ही यूं कहें कि तूफानी जिंदगी है आपकी। कहाँ पाकिस्तान में पैदा हुए और कहाँ फिर भारत पहुंचे, कैसे 2000 में आपने नागरिकता ली और 2005 में, और फिर आप आगे बढ़े, पढ़ाई पूरी की, बहुत सारी चीजें। तो मेरे मन में जो पहला सवाल आ रहा है वो यही आ रहा है कि पाकिस्तान से जब आप यहाँ आए तो उसके बाद में थोड़ा सा आपको यहाँ पर हिचक नहीं हो रही थी कि आपको लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि 47 में जो लोग आए थे उनको तो एक्सेप्ट कर लिया गया था, लेकिन वो भी बड़ी मुश्किल से हुए थे। अब 2000 तक आते आते भी क्या स्वीकार किया गया? सर बहुत ज्यादा प्यार मिला यहाँ पे। यहाँ पे अगर जोधपुर में नहीं होते ना तो शायद टिक ही नहीं पाते। बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ के और बहुत ज्यादा प्यार दिया यहाँ के लोग। बनाने वाले यहीं के लोग थे।
हम्म। मुझे अगर बूस्ट किया या आगे बढ़ाया, अब आज भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो यहीं के लोग बढ़ा रहे हैं। हाँ, यकीनन आपको दोस्तों की टीम बहुत अच्छी मिली है बहुत बहुत और अच्छे, बहुत प्यारे लोग मिले हैं। बहुत प्यारे लोग मिले आपको। बहुत। और ये दरअसल आपके भीतर ही था प्यार, जो बाहर आपको दिखाई दिया, मिल गया बाहर। प्यार से भरे हुए आप। मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा मित्रों के लिए कि साहित्य में आना एक सोचा समझा गया निर्णय था या कोई परंपरा से आपको ये सूत्र मिला? ये परंपरा तो नहीं थी हमारी। पापा बैंक ऑफिसर थे, जी। और लेकिन फ्रेंड सर्किल ऐसा मिल गया था 95 के आसपास, ये सब लेखक मिले, दोस्त जो थे सब राइटर थे, तो सब हम्म। कुछ ना कुछ दिखाते रहते, तो मेरे मन में लालच हुई कि कुछ लिखूं। हम्म। लेकिन शायरी या कहानियां तब तक मतलब रियल नहीं हो सकती जब तक आप खुद चोट नहीं खाते। तो चोटें हम्म। भी खाई, उसके बाद खाई। जिंदगी अपने आप उबर रहे हैं अब। जी जी। खैर, बिना आपके चोट जो के गीत शायर नहीं अभी बन सकता। शायर नहीं बन सकता, आपके जो गीत एल्बम जो रिलीज हुए हैं, वो गीत सुनने पे लगता है कि चोट तो गहरी खाई है आपने। नहीं, तो अच्छा कोई प्यार गहरा वो मरहम भी लगाना जरूरी है। पड़ेगा। हम्म। नहीं, अब तो अच्छा, मरहम की थोड़ा, जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा अपनी दिनचर्या के बारे में बताएं। कब उठते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, काम क्या करते हैं? सर कंप्यूटर सेंटर है खुद का छोटा सा, बस और उसके अलावा तो 4-5 घंटे, अभी तो ऑफ है वैसे, 4-5 घंटे वहां देते हैं, बाकी तो राइटिंग पे ही फोकस है। मीटिंग्स वगैरह जी होती जी रहती जी। है लोगों से। जी जी। जी। ज्यादा अच्छा, काम तो फोन पे हो जाते ज्यादा काम फोन पे हो जाते हैं सारे काम। हैं। अच्छा, ये जब आपके एल्बम रिलीज हुए तब आपको जो खुशी हुई उसको हम अगर देखना चाहें आपके चेहरे पे तो बयां कर सकते हैं आप? सर एक, जब आज से मतलब 20 साल पहले जब किसी कार में जाते थे, तो कुमार सानू या सोनू निगम का गीत बजता था, तो खुद के हम्म। मन में लालच होती थी यार कभी अपना गीत भी उस कार में बजे, कहीं सुनने हम्म। सुनने को मिले। तो अब वो सपने सब सच हो रहे हैं, जो भी सोचा था या जो भी सपने थे या डेस्टिनी थी, सब अपने आप हम्म। पूरे हो रहे हैं। ये अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स मिल रही हैं। जी, मैंने आपके लिए गजल लिखी है छोटी सी। अरे अरे अरे, आपका प्यार है। आप कहें तो मैं सुनाऊं? जरूर सर। तो सुनिएगा। अर्ज किया है, प्रेम तन्मय सर आ गए हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। हार्दिक प्रणाम, करबद्ध प्रणाम। हमारे वरिष्ठ साथी हैं और एक तरह से एम्पायर का काम भी कर सकते हैं वे। दखल दे सकते हैं बीच में, अगर कुछ गलत हो रहा हो तो उसे टिप्पणी, हाँ, मैं चाहूंगा कि वे हाथों हाथ टिप्पणी कर दे। भाई दिलीप के लिए गजल के 2-4 शेर लिखे हैं मैंने। दिलीप भाई, आपको समर्पित है ये गजल कि मोहब्बत के अशार कुछ ज्यादा हैं, मोहब्बत के अशार कुछ ज्यादा हैं, दिलीप के यहाँ प्यार कुछ ज्यादा है, दिलीप के यहाँ प्यार कुछ ज्यादा है। समझ में तो आ जाती है बात उनकी, समझ में तो आ जाती है बात उनकी, मगर सामने उनके इनकार कुछ ज्यादा है। शानदार सर, शानदार। मगर सामने उनके इनकार कुछ ज्यादा है। और यूं तो सूनापन है उनकी गजलों में, यूं तो सूनापन है उनकी गजलों में, लेकिन बहर में झनकार कुछ ज्यादा है। अरे शुक्रिया सर। और जी, और वो तोड़ता नहीं जोड़ता है अदब की दुनिया, वो तोड़ता नहीं जोड़ता है अदब की दुनिया, उनके उससे सरोकार कुछ ज्यादा है, मोहब्बत के शुक्रिया अशार सर, कुछ ज्यादा है। शुक्रिया शुक्रिया सर, तो शुक्रिया। ये मैंने गजल, ये मैंने गजल सर सुनाई। बीच तो बीच अब में रोकूंगा आपको, बीच में रोकूंगा। हम्म। दो जी। ऐसी शख्सियत हैं जिनका हम आवाज, सिर्फ आवाज सुनते थे। एक हम्म। आपका प्रमोद कुमार शर्मा, दूसरा दूसरा जफर खान सिंधी साहब। तो जी मेरी ये जी। खुशकिस्मत ये है कि आज आपके सामने मतलब आप शेयर कर रहे हैं वीडियोस, या फिर जफर खान जी ने मेरी आवाज दी किताब में उनको, कहानियों को। तो अचीवमेंट है ये, उपलब्धि है मेरी जिंदगी की। मुझे अवार्ड्स वगैरह नहीं चाहिए, मुझे आप जो प्यार दे रहे हो ना, ये मेरे लिए सबसे बड़ी चीज। और है ही क्या अपने पास? और जफर खान सिंधी साहब के सामने मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तो दो नहीं मुश्त खाक भी आवाज, नहीं उनके सामने। नहीं आवाज की जो शहंशाह है, आप दोनों हैं, बराबर है। ओह माय गॉड। अब तो मुझे खुश होना पड़ेगा, बुलंद होना पड़ेगा। अच्छा, कुछ मित्रों के नाम आए हैं, वो जरा मैं पढ़ दूं।
दिलीप भाई, ओम पारिक जी आए हैं रावतसर से। रावतसर कस्बा है और नोहर भादरा, नोहर से पहले पड़ता है। अच्छा। दिल बेकरार कुछ ज्यादा है, आपने लिखा दिल बेकरार कुछ ज्यादा है। और प्रेम तन्मय सर ने लिखा, वाह प्रमोद जी क्या बात है, तोड़ता नहीं जोड़ता है, दिलीप जोड़ता है। मैं तन्मय तन्मय साहब का साहब तो स्वागत है। बहुत प्यारे इंसान है और काफी जी कुछ सीखने बिल्कुल को मिलता है बिल्कुल। इनको देख के, इनकी कविता सुनकर। अनुशासन सबसे ज्यादा, बहुत- अनुशासन। मांगीलाल शर्मा आए हैं। सरिता सिंह जी आई हैं झारखंड से। स्मिता पीएस यूएस से आई हैं, लिखा है बहुत खूब प्रमोद जी, और नमस्कार भेजा आपको। ओम पारिक सर रावत सर से आए हैं। और दिलीप कुमार मालानी आए हैं, लिखा है नाइस डियर। और राकेश कुमार वर्मा एन साहब ने लिखा, दिलीप जी को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर। अ, जी भीष्म कुमार केसानी आए हैं, ग्रेट अंकल जी। अनिल जादू सर आए हैं हनुमानगढ़ से, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, हमें देख रहे हैं। और नेतराम सुथार आए हैं, राम राम सा लिख करके आए हैं आप। राम राम सर। और जी प्रेम तन्मय सर ने लिखा है, भाई केशव जी का स्वागत, केसवानी जी का स्वागत। जी भाई केसवानी जी का आपका स्वागत कर रहे हैं तन्मय थैंक सर। यू सर, थैंक यू, थैंक यू। और सरिता सिंह बहन ने झारखंड से आपको राम राम भेजी है। राम राम। और देखिएगा महेश सिंह बड़गुजर, लोक कलाकार आकाशवाणी बीकानेर के, लिखा है राम राम सा दोनों को, बहुत बहुत पगे लागना। भंवरलाल मेघवाल आए हैं, आकाशवाणी बीकानेर से तकनीशियन हैं आप और बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं, आपने राम राम लिख करके भेजा है। श्रवण भांबू आए हैं सूरतगढ़ से, लिखते हैं सुप्रभात प्रमोद जी। जी वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ये मेरे को सुप्रभात हमेशा लिखते हैं दिलीप जी। अच्छा इनका अच्छा। मतलब है कि आप जाग गए, जब जागो तभी सवेरा। हाँ। जी। और पंकज शर्मा लिखते हैं कि आपका स्वागत है दिलीप जी। थैंक यू सर। और नाम रामावतार बैरवा सर आए हैं, दिल्ली आकाशवाणी में आप वरिष्ठ अधिकारी हैं और अच्छा। गजलों के बहुत ही गहरे जानकार हैं, खुद भी गजल कहते हैं। कल इनका लाइव शो आ रहा था, बहुत अच्छी गजलें आपने पढ़ी और एक बहुत बड़े शायर की संभावना इनके भीतर साफ साफ दिखती है। वैसे तो बड़े शायर हो ही चुके, लेकिन बड़े से मेरा मतलब और जो हमारे नामचीन शायर हैं, निदा फाजली हैं, बशीर बद्र हैं, उस रेंज के आप रचनाकार बन सकते हैं, संभावना दिखाई देती है पूरी। तो हमारी वालपरा है, स्वागत आपको, बहुत बहुत प्रणाम। और देखिएगा दिलीप कुमार केसानी जी तो देख ही रहे हैं, पंकज शर्मा सूरतगढ़ से। और देखिएगा जी ये नाम अभी कुछ आए मित्रों के। आपको चाहने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं सर। जी ये बस कहिए का यही दौलत है मेरे पास। मैंने कमाई प्यार यही है। बांटा है तो प्यार मिला है। एक नाम और आया है, मानाराम सुथार साहब आए हैं, नाइस लिखा आपने। और थैंक यू। जोगा सिंह कैद जोगी सर आ गए हैं, आकाशवाणी सूरतगढ़ के पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक, शायर, कवि, गीतकार और न जाने क्या क्या खूबियां इनमें, ये डॉक्टर भी हैं, ये प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं। इनका स्वागत है, इन्होंने आपका स्वागत किया है। रमेश राही जी, रमेश राही उडानी आए हैं, सर ये मेरे लिखते हैं कि क्लासमेट मेरा, है ये। जी आपने ये आपको प्यार भेज रहे हैं बहुत सारा। ये क्लासमेट है मेरे, बहुत प्यारे इंसान। जी 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 जी, दिलीप कुमार मालानी साहब हैं जी। नहीं, रमेश राय और उडानी। प्रेम तन्मय सर ने लिखा है, प्रमोद जी की आवाज के हम कायल, हम भी कायल हैं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा सर ये हम तो पुरस्कार दे कह दिया रहा सर हूँ ना, आपने। आपको सुनते सुनते बड़े हुए हैं सर। अब इसमें ये मत समझना कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई। चलिए, भंवरलाल मेघवाल साहब देख रहे हैं और मित्र आ रहे हैं अभी। डॉक्टर छगन जांगीड़ आए हैं, गुड कन्वर्सेशन लिखा आपने। भंवरलाल मेघवाल साहब देख रहे हैं। सची उपाध्याय जी आ रही हैं कि आप दोनों को देखकर आप दोनों का खूब स्वागत है। स्मिता पीएचडी लिखती हैं, केसानी जी को नमस्कार। और श्याम गुप्ता शांत आए हैं, दिलीप केसानी जी आगे बढ़े, बहुत बधाई। प्रमोद जी शर्मा का इंटरव्यू उत्तम है, शुक्रिया। शिवराज जांगीड़ आए हैं, रमेश आर्य आए हैं, सुख संधू आए हैं, रमेश राही उडानी आए हैं। आप सब ने नमस्कार भेजा है और सबको बहुत बहुत प्यार भेजा है। सबको अब नमस्कार दिल से।
जी दिलीप भाई, अब मैं बात को आगे बढ़ाने से पहले चाहूंगा कि आप एक या दो गजल सुनाएं अपनी। सर गजल सुनाने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि मेरे गीतों के बारे में बता दूं कि 2 गीत तो आ चुके हैं, शायद आपको ने सुनाया था, पंजाबी जी और जी। हिंदी। मेरे 2 गीत आज फाइनल हुए हैं। ये अच्छा। आपको मतलब फर्स्ट टाइम शेयर कर रहा हूँ किसी से। हम्म। एक तो उत्सव स्टूडियो में फाइनल हो चुका है, तेरे शहर में, जिसका पोस्टर आ ओके चुका था, वो ओके। भी जल्दी आने वाला है। हम्म। और दूसरा गीत मिलन हरीश जी से फाइनल हुआ है आज, बॉलीवुड बहुत से। अच्छा, बहुत अच्छा। ये वाह, ये ये चलिए। फर्स्ट टाइम शेयर कर रहा हूँ। और एक आपके जल्दी दो ही गीत कहानी आने वाली। आपके 2 गीत मेरे पास है, सुनाऊंगा आज लोगों को, मित्रों को, ठीक तमाम है, लोगों को। हम्म। ठीक है। तो तो पहले ये गजल हो जाए। गजल सुनाऊंगा तो काफी गलतियां कमियां निकलेंगे, गीत सुना देता हूँ। चलिए गीत सुनाइएगा। हाँ, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मैं अंदाज अच्छा है, बस ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ, हो अच्छी सकता है आवाज है। गलतियां हो। नहीं, ऐसा माना कुछ नहीं। मोहब्बत, माना मोहब्बत आज नहीं, माना माना मोहब्बत आज मोहब्बत नहीं। आज नहीं, दिल में भी। एक सेकंड सर, मैं भूल रहा हूँ अपने उसको, हम्म। देखूं फाइल कहाँ रखी मैंने। हाँ, आप जब तक फाइल तलाश करें, मैं तब तक आप आपका जो हाँ वो गीत रिकॉर्डेड सुना गीत दीजिए। आपका आया है, वो गीत हाँ तमाम मित्रों को सुना रहा हूँ। आदरणीय प्रेम तन्मय साहब, दिलीप केसानी जी का जो गीत रिकॉर्ड हुआ और जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, जो प्रसारित हो रहा है, खूब चल रहा है वो गीत अभी सोशल मीडिया पर भी और दूसरी जगहों पर भी, वो गीत मैं यहाँ पर पेश कर रहा हूँ। लीजिए आप सब गीत सुनिए। गमों से गमों की मैं वजह ढूंढता हूँ, गमों से गमों की मैं वजह ढूंढता हूँ, खुदा ही बताए मैं क्या ढूंढता हूँ, खुदा ही बताए मैं क्या ढूंढता हूँ। मिले ना मोहब्बत, मिले ना ये सपने, हुई गैर दुनिया, हुई गैर अपने। मिले ना मोहब्बत, मिले ना ये सपने, हुई गैर दुनिया, हुई गैर अपने। किसी की मोहब्बत को मैं क्यों ढूंढता हूँ, किसी की मोहब्बत को मैं क्यों ढूंढता हूँ, खुदा ही बताए मैं क्या ढूंढता हूँ, खुदा ही बताए मैं क्या ढूंढता हूँ। मतलब परस्तों की है कद्रदानी, ये तन्हा सफर हो ये तन्हा जवानी। मतलब परस्तों की है कद्रदानी, ये तन्हा सफर और ये तन्हा जवानी। मेरी आरज़ू की मैं सदा ढूंढती हूँ, मेरी आरज़ू की मैं सदा ढूंढती हूँ, खुदा ही बताए मैं क्या ढूंढती हूँ, खुदा ही बताए मैं क्या ढूंढती हूँ। मुझे याद आते हैं दिन वो सुहाने, खुशी के वो लम्हे, खुशी के फसाने। मुझे याद आते हैं दिन वो सुहाने, खुशी के वो लम्हे, खुशी के फसाने। बड़ी बेरुखी सी मैं खुशी ढूंढता हूँ, बड़ी
हूँ, खुदा ही बताए मैं क्या ढूंढता हूँ, खुदा ही बताए मैं क्या ढूंढता हूँ। हाँ कोई जी, तालियां तालियां तालियां। प्रेम तन्मय सर ने लिखा है, खुदा ही बताए मैं क्या ढूंढता हूँ। वाकई बहुत प्यारा गीत लिखा आपने, और इसमें जो उदासी है और जो यूं कहें कि एक कशिश है किसी चीज को तलाश करने की, मोहब्बत को तलाश करने की, उस मुकाम पर पहुंचने की, वो लगता है कि जाती जिंदगी में भी जो ठोकरें आपने खाई वो ठोकर कहीं इन गीतों में दिखाई दे रही है। थोड़ा जानना नहीं ये चाहूंगा। जी जी हाँ, बताएं आप। नहीं, आप पूछिए। हाँ, नहीं, मेरा पूछना तो ये था कि जो बंटवारा हुआ, जब विभाजन जब हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, तो एक तरफ के लोग दूसरी तरफ आए गए जो हुआ, तो लोगों को होम सिकनेस बहुत हुई, बंटवारे में बहुत सारी तकलीफें हुई, बहुत सारी कत्लो गारत मचा, और लोग बिखर गए, टूट गए, न मालूम कहां के कहां पहुंच गए। विभाजन की त्रासदी पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, लिखा, मंटो ने लिखा, और भी दूसरे लेखकों ने बहुत लिखा, कमलेश्वर ने भी लिखा, हमारे हरदर्शन सहगल साहब है बीकानेर से, उन्होंने भी लिखा। यानी लगभग लेखकों ने लिखा, उस समय की जो समकालीन पीढ़ी थी उस समय की, सबने लिखा। सब तो मैं नहीं पढ़ पाया हूं, कुछ जान पाया हूं थोड़ा बहुत। तो आप थोड़ा सा ये बताएं कि आपकी कलम चली क्या उस तरफ, थोड़ा विभाजन की त्रासदी को उकेरने के लिए। पर वो माहौल या वो हालात हमने नहीं देखे। हम जिस एरिया में थे वो थार पारकर था, तो इस जगह वो इतना दर्दनाक या कहें वो नहीं था। मतलब वो जो बिछड़ना कहते हैं या लोगों का पलायन कहते हैं, इस साइड उस साइड हमारी साइड हुआ ही नहीं था वैसा था। तो हमने वो चीज अच्छा। देखी नहीं थी। इसको खुशकिस्मती कह सकते हैं। लेकिन 71 या 65 में जो लड़ाई लगी थी ना, तब लोग अपनी इच्छा से काफी इस साइड शिफ्ट हो गए थे। तो उसमें भी दर्द नहीं था। तो जिस दर्द को देखा ही नहीं बारीकी से, तो उस पर थोड़ी सी कलम चलाना गलत है, न्याय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया कि जो अनुभव आपके हिस्से में नहीं आया, उस अनुभव को ओढ़ करके, झूठ मूठ का दर्द ओढ़ करके और उसकी व्याख्या करने से कोई मतलब नहीं है। जी, तो दिलीप केसानी जी अभी हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, मैं फिर से जोड़ने की कोशिश करता हूं, तब तक नाम पढ़ दूं। ताराचंद तनान साहब आए, राम राम जी लिखा आपने, और बहुत सारे मित्र और भी आ रहे हैं। मैं दिलीप जी को वापस जोड़ता हूं। हाँ दिलीप जी, टेक्निकल कट गया। टेक्निकल हाँ, एरर। चलिए, हमने वापस जोड़ लिया, आपको तलाश कर लिए, देख कितनी मोहब्बत करते हैं हम आपसे, है ना। हाँ अच्छा अच्छा दिलीप, एक बात बताएं, जी सर। आप में इतनी एनर्जी जो है कहाँ से आती है? आप सोशल साइट्स पे भी काम करते हैं, मीडिया के लिए भी काम करते हैं, साहित्य के लिए भी काम करते हैं, घर को भी पूरा वक्त देते हैं, मित्रों को भी बहुत सारा टाइम देते हैं, संस्था को, जागृति संस्था को आप टाइम देते हैं, तो ये सारा मैनेजमेंट कैसे होता है? टाइम मैनेजमेंट करके चलता हूँ। मुझे अगर कोई काम करना है तो फिक्स टाइम पे करना है। तो टाइम हम्म। मैनेजमेंट मेरा अच्छा है, तो उस चीज का मुझे अच्छा फायदा अच्छा। मिल रहा है। ये जेनेटिक है, पापा भी वही है, टाइम फिक्स है तो उसी टाइम वहाँ पहुंचना है, कुछ भी हो। हम्म। तो टाइम मैनेजमेंट जो हमारी जीन्स में जेनेटिक है हमारी। ओह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये देखिए, आपके पापा ने भी इस संग्रह में लिखा है कि दिलीप बचपन से ही मुखर था कविता वगैरह लिखने में, और इसका मतलब है कि वो आपको प्रमोट करने वाले थे, वो आपको दबाने वाले नहीं रहे। बहुत सारे नहीं, रचनाकारों के साथ ऐसा हुआ है। पर ऐसा है कि जो खुद गवर्नमेंट जॉब में है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनका औलाद इस लाइन में जाए। तो उनकी सपोर्ट तो रही, ऐसा नहीं है बिल्कुल सपोर्ट नहीं रही, लेकिन वो जी खिलाफ जी। थे। उनका कहना था कि भाई आप अपनी लाइफ पे फोकस करो, कुछ करियर बनाओ, तो अपना फ्यूचर सिक्योर करो, उसके बाद जो करना है करो।
उड़ान भरूं। जी जी। प्रेम उसकी तन्मय बात साहब ने सवाल पूछा है, किसानी जी, प्रेम जी। तन्मय सर सवाल पूछते हैं कि आपके आने का कारण क्या था वहां से? सर कारण पापा बैंक ऑफिसर थे, तो उन्होंने वो लाइफ देखी थी कि ऑफिसर होने के बावजूद भी उनको जो मान सम्मान होता है, हालांकि अच्छा हुआ, लेकिन कुछ जगह जो है ना वो कुछ चीजें हर्ट कर गई उनको। और दूसरा सबसे बड़ा हम्म, टारगेट था कारगिल जंग। कारगिल जब लगी थी तो जी। माहौल काफी नेगेटिव हो गया था वहां पे, और मेरा ननियाल यहाँ पे हम्म, था, भारत था, तो पापा का हमेशा 10 सालों के बाद आना जाना रहता था, जी जी तो उनको सिक्योर लगा। जी एक जी बार जी। जब वो आए थे 89 में, तो उन्होंने फैसला कर दिया था कि वापस जाऊंगा ही नहीं, जो भी सब छोड़ के यहीं हम्म, रहूंगा। तो शेयर जब बात की घर वालों से, तो उन्होंने मना किया कि एक बार आप आके रिटायरमेंट लेके फिर भले चले जाओ, बीच जी में जी। मत छोड़ो। हम्म। तो सबसे बड़ा कारण तो ये कारगिल कारण, थी। ये कारगिल, ओके। अच्छा, दीनदयाल शर्मा जी जुड़े हमारे साथ हनुमानगढ़ से, वरिष्ठ संपादक, पत्रकार, साहित्यकार, रचनाकार, बाल साहित्यकार, और भी बहुत सारी खूबियां इनमें हैं, प्रकाशक भी आप रहे हैं। तो आपका मैं स्वागत करता हूं। पप्पू सुथार आए हैं, राम राम लिखा है। दीनदयाल शर्मा जी ने भी लिखा है कि मेरी हार्दिक शुभकामनाएं दिलीप केसानी जी को। और मित्रों के भी नाम मैं जरा ले लूं। हरलाल ढाका साहब आए हैं, उन्हें नमस्कार। रमेश राही उडानी हमें देख रहे हैं। ओम पारिक साहब ने लिखा है कि उत्तरी भारत में गजनवी से लेकर 1947 तक त्रासदी भुगती है, और ये उसके जख्म हरे हैं। सैलाने के समय भी सुखद मिला, आजादी बाद में। ये लिख रहे हैं कि ये त्रासदी हम आज तक भोग रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल भोग रहे हैं। और मान सिंह राठौड़ साहब बाड़मेर से जुड़े हमारे साथ, लिखते हैं कि आदर जोग दिलीप केसानी जी को बहुत बहुत प्रणाम। और बराबर। ताराचंद तनान साहब आए हैं। रमेश राय साहब का नाम आ गया। राम नारायण मीना आए हैं। हलदर साहब आकाशवाणी के वरिष्ठ उद्घोषक और बहुत अच्छे शायर हैं आप। आज तो आपकी लॉटरी लग गई दिलीप केसानी साहब, एक से तो एक प्यार है सर, उम्दा और ये नफीस। प्यार ही बूस्ट करता है। हाँ, इतनी पूरे बड़ी बड़ी शख्सियत का बड़ी बड़ी देखना ही शख्सियत। बड़ी बात है। हाँ, ये सब आ रहे हैं, देखिए आपके प्यार के बंधे हुए डोर से चले आ रहे हैं। जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है। हलदर साहब, आपका आपको प्रणाम। और देखिएगा, चमन प्रकाश इंडियन आए हैं, लिखते हैं प्रणाम स्वीकार करें। रोशन चायल साहब आए हैं नमस्कार के साथ। और रमेश राय उडानी जी का कमेंट है कि फील सो, ये दिख नहीं रहा, थोड़ा व्हाइट अक्षर में इसलिए, और कुछ अंग्रेजी में टाइप किया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, फिर देखेंगे। इसमें एनर्जी भगवान ने दी है, ये लिखा है इन्होंने, रमेश जी ने। जी, रमेश जी का प्रेम प्यार तन्मय है। सर ने, जी जी, प्रेम तन्मय सर एक सवाल और पूछते हैं कि आप अपने पाकिस्तानी मित्रों को याद करते हैं क्या अभी भी? दिल से सर, वो दिल से जुड़ा हुआ है उनसे, वो कैसे भूल सकते हैं, बचपन कैसे भूल सकता है इंसान। अभी हम्म 2016 में जाना हुआ था, तो कब से मुलाकात हुई। हम्म। अच्छा, आपका बचपन जो था वो कैसा था? नटखट थे आप, या शांत थे, या मतलब उदासीन बच्चे थे, या शरारती बच्चे थे, कैसे थे आप? सर बहुत ज्यादा शरारती, इकलौता औलाद था, और पापा ऑफिसर थे, समझ जाओ आप। अच्छा, गिरधारी दान रत्नु दासोरी से आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आज जब आप भारत में हैं और यहाँ के युवाओं को देखते हैं, युवा रचनाकारों को देखते हैं, रचना शक्ति को देखते हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ वो नया कर रहे हैं, या मतलब पुरानी की लीक पीट रहे हैं? सर वो नयापन तो बहुत कम दिखता है, दिखता है कम लोगों में, लेकिन सबसे गलत चीज जो दिखती है ना, इनमें पेशेंस नहीं है। इनको हम्म रातों रात ओवरनाइट स्टार बनना है, पर छाना है, गीत लाने हैं, आसमान में आना है। काबिलियत हो चाहे मत हो, इनको ओवरनाइट सब कुछ चाहिए। तो वो चीज थोड़ी हम्म पिंच करती है कि यार माहौल बिगड़ रहा है, क्या है। पेशेंस जरूरी है। मैंने भी आज शुरू नहीं किया है, मैंने भी 2095 में शुरू किया, और हम्म 25 साल बाद अगर मुझे कुछ मिल रहा है जिंदगी पर, तो आप सोचिए। हम्म। तो पेशेंस जरूरी है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। बहुत अच्छी और बात एक चीज कही आपने। प्रमोद जी, मुझे एक चीज आपकी जो है ना हमेशा याद आती है। आपने
ये शायद मुलाकात में कहीं कहा था कि दिलीप यार तू कहीं ठहराव जरूरी है जिंदगी में। तो ठहराव ढूंढ रहा हूँ मैं भी चाहता हूँ थोड़ा सा कहीं ठहर जाऊं और देखूं कहाँ तक पहुंचा हूं, क्या किया है, फिर वापस भागूं। लेकिन वो ठहराव मिल नहीं रहा है जिंदगी। वो थोड़ा ध्यान किया करें ओशो के साथ मिलके, ओशो को पढ़ा करें, ध्यान करेंगे ना तो ठहराव मिल हाँ। जाएगा। लेकिन ये ठहराव जी। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये दिलीप, जब ये तो तय है कि साहित्यकारों में दलगत राजनीति है, हम्म। गुटबंदियां हैं, हम्म। इनामों इकरामों के लिए लड़ाइयां हैं, बहुत सारी हम्म। सिफारिशें भी हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई भी बहुत होती है। इस पर आप क्या कहेंगे? सर एक जो कवि या शायर या साहित्यकार जो होता है ना, वो एक तरीके से फकीर होता है। हम्म शायर बनना है तो अपना सारे चोले उतार कर आपको फकीर बनना है। यानी किसी की लालच नहीं करनी, मिले तो ठीक है, ना मिले तो और भी अच्छा। हम्म लेकिन अब ये हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। पॉलिटिक्स हो रही है, दामों के लिए दौड़ भाग हो रही है। तो इस चीज के हम्म मैं तो खिलाफ हूँ। और बड़े बड़े साहित्यकार इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं, जिनकी उम्र हो चुकी है वो भी नाम के पीछे, इनाम के पीछे, हाँ, अवार्ड देखिए। के पीछे। हाँ, ये हम्म दिल दिल दुखता है, दिल दुखता है। और जिनसे हम सीख हम्म रहे हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है। जी। अब मैं थोड़ा सा परिवार के बारे में जानना चाहूंगा। इस वक्त आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं और वे सब क्या कर रहे हैं? सर पापा हैं, मम्मी हैं और हम्म। वाइफ है। अच्छा। हम चार। और आपकी पापा संतान और अभी मम्मी नहीं? रिटायर है। नहीं, भगवान अभी तक नहीं दी। उम्मीद है, देखते हैं क्या होता है। जल्दी हाँ, हम दुआ करते ईश्वर हैं करेगा। थैंक यू। जल्दी आपके पुत्र रत्न या पुत्री होगी। जो जो भी होगा, पुत्र पुत्री दोनों हमारे लिए सौभाग्यशाली होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सुख आपको जरूर मिलेगा। अच्छा, जम्मन दास सुथार आए हैं, वो लिखते हैं कि he was friendly with neighbors and kids and always inviting to play with him। तो आपके लिए लिखा है कि आप हमेशा जो है ना ये हम बच्चों इनकी के साथ। इनकी जामन जामन जी के साथ में गली में खेलते थे क्रिकेट। हम्म। हाँ, तो मुझे ये सारे जो है वहाँ के फ्रेंड्स थे मेरे। अब 20 साल चले गए, अच्छा। जैसे 20 दिन गए हो, और कल का दिन हो जैसे। जी जी। हाँ। अच्छा, आगे आने वाले समय में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? सर अभी फिलहाल तो जो टारगेट था मेरा, सारे टारगेट्स मिल चुके हैं जिंदगी में। ये सारे गीत आ हम्म गए, गीत एक की जगह 3 आ गए, 2 आने की हम्म तैयारी में है। और कहानियां रेडियो पर है, वो भी आ गई। अभी हम्म। किताब, एक सिंधी किताब आने वाली है, अधूरी दास्तान। हाँ, आपको उस पे ऐड मिला है शायद। हाँ, मुझे ऐड मिला है सिंधी एकेडमी, पैसन सिंधी एकेडमी। बधाई हो। बधाई बधाई, धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। हम्म। तो एक तो आपकी ये कहानियों की अभी बात करें। ऑल जी, इंडिया बोले रेडियो बोले। पर, ऑल इंडिया रेडियो पर जफर जी की आवाज में शायद एक कहानी आने वाली है। अच्छा अच्छा। उम्मीद है जल्दी आएगी। चलिए, हमें इंतजार रहेगा। और अब ये जो कहानियों की बात चली, मैंने आपकी एक दो कहानियां पढ़ी हैं। आपने 2 कहानियों की मुझे, आवाज दी थी, एहसास और इख्तियार। जी हाँ, तो मैं थोड़ा सा उन कहानियों से गुजरते हुए जब सोचता हूँ, तो यथार्थ तो है उन कहानियों में, लेकिन बड़ी खूबसूरती से अचानक किसी मोड़ पर आकर के आप फंतासी का सहारा लेते हैं, और फंतासी में पूरी कहानी को डाल करके और बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर ला करके छोड़ देते हैं। ये फंतासी क्यों लाते हैं आप बीच में? सर जरूरी है, बोर्ड जरूरी है। और अजीब, मैं कहानी लिखने का तरीका मेरा अलग ही है। मैं क्या करता हूँ कि जो आर्टिस्ट है, जो कहानी के कलाकार हैं, उन पे खाली मैदान में छोड़ देता हूँ। फिर हम्म उनको खुद नहीं भगाता, जहाँ उनको जाना होता अपने आप चले जाते। हम्म तो मैं कहानियों के साथ ऐसे करता हूँ। कभी जबरदस्ती उसको, आर्टिस्ट को या कलाकार को नहीं कहता कि भी तू यहाँ बैठ या उठ। अपने आप जहाँ उसको जहाँ जाना होता अपने आप चला जाता। तो अपने आप जी। कहानी बनती जाती। तो कहानियों में उस्ताद किसको मानते हैं आप? कहानियों में तो सर उस्ताद, मेरे तो उस्ताद एक ही है, शंकर सागर जी, जिन्होंने मतलब कहानियां या गीत लिखना सिखाए। हम्म। और पसंदीदा कहानीकार आपके? हाँ, चेतन भगत। चेतन भगत जी, ओके। हाँ। हाँ जी, आज की आवाज है चेतन भगत। अच्छा जी, कुछ मित्र और आए हैं, कासिम बीकानेर जी आए हैं, अजय थोरी साहब आए हैं, राजेंद्र उपाध्याय सूरतगढ़ से आए हैं, और मित्र आए हैं, उनकी भी मैं नाम लेता चलूं। आज तो मित्रों का
यूं कहें कि रेला आ गया पूरा का पूरा आपके लिए। हाँ, नहीं आपकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है सर इसमें। अजय अजय थोरी सर आए हैं और दूसरे मित्र भी आ रहे हैं। और ओम पारिक साहब लिखते हैं प्रभु आपकी मनोकामना पूर्ण करे। नरपत वैतालिक सर आए हैं, उन्हें प्रणाम। और देखिएगा कुछ कमेंट आए हैं, रमेश जी लगातार कमेंट कर रहे हैं, जुड़े हमारे साथ में। कृष्ण बृहस्पति जी आए हैं, वरिष्ठ शायर हैं, पत्रकार हैं, श्री गंगानगर से हमारे साथ जुड़े हैं। तो इसमें श्री गंगानगर, रावत सर, हनुमानगढ़, जोधपुर, बाड़मेर और यूएस। सीमा लाग गया सर, पाकिस्तान से भी आए हैं। हाँ, पाकिस्तान से भी कोई हमारे मित्र आपके जुड़ रहे हैं जी, बहुत अच्छा। तो चलिए, सबको बहुत बहुत नमस्कार। और अब जो है अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूं। देखिए, जिंदगी में हर बड़े रचनाकार ने अवसाद को झेला है, डिप्रेशन को झेला है, चाहे वो अल्बेर कामू हो, चाहे वो सार्त्र हो। ये जो अवसाद है, ये जो डिप्रेशन है, ये कभी आपको आया? सर मैं उस फेज से अभी भी गुजर रहा हूँ, क्योंकि जब देश बदलता है, लोग बदलते हैं, भाषाएं बदलती हैं, तब थोड़ा सा सोच भी बदलती है, परेशानी भी होती है। वहां होते तो ये होता, वहां होते तो ये होता, अपने होते, हम्म, रिश्तेदार होते, दोस्त होते, तो सारी चीजें दिमाग में तो रहती हैं, और वो ये डिप्रेशन का कारण भी बनती है। तो हम्म, जी हाँ, मैं डिप्रेशन से गुजरा हूँ, अभी भी काफी हद तक रिकवर कर रहा हूँ, उस चीज से बाहर निकल रहा हूँ। हम्म, हालांकि जो सोचा था सब मिल गया, कमी कोई बाकी नहीं रही है जिंदगी में। लेकिन जी फिर भी जी, वो कमियां दिमाग में तो रहती हैं, ये होता तो अच्छा होता, हाँ। पर वो होता तो यहाँ नहीं होता मैं। सही बात है। दिलीप, आपको एक बात बताऊं, जी। लगभग 12-15 साल तक मैं भी भयंकर रूप से डिप्रेशन का शिकार रहा। वो बाहर कैसे निकले सर, ये कभी पूछूंगा आपसे, और या यहाँ बताना चाहे तो बेहतर है, हम बाहर सबको एक ही सीखने को तरीके से मिलेगा। निकला मैं। एक तो मैंने रेगुलर दवाइयां ली, और दूसरा मैंने अपने आप को खोजना आरंभ कर दिया कि आखिर मैं चाहता क्या हूं दुनिया से। मैं हम्म, 24 घंटे अपने आप पर नजर रखने लगा। अगर पानी अच्छा पीने की इच्छा भी होती तो मैं पूछता कि भाई प्रमोद, तुम पानी क्यों पीना चाहते हो? तो अच्छा। प्रमोद कहता जी प्यास लगी है, गला सूख रहा है, इसलिए पानी पीना चाहता हूँ। स्त्री की प्रेम की इच्छा पैदा अगर होती है तो आप कहेंगे प्रमोद क्यों ये इच्छा पैदा हो रही है, इसको क्या मतलब है, तुम जरा स्पष्टीकरण दो अपना। तो अगर कोई स्पष्टीकरण नहीं मिलता तो उस बात को मैं रद्द कर दिया करता था, हटा दिया करता था अपने, उस इच्छा की तरफ ध्यान नहीं देना, फिर उस इच्छा को छोड़ देना। तो काम है, थोड़ा सनातन धर्म की तरफ चला ना मैं, तो काम है, हम्म, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सब चीजें, इनसे बचते 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 मैं डिप्रेशन से बाहर निकल के आया। साथ में एक चीज और भी थी, क्योंकि मैं बहुत पुराना जनवादी हूँ, साम्यवादी हूँ। कॉमरेड शिवपर सिंह का मैं बाएं हाथ हुआ करता था। उनका नुक्कड़ नाटक जो मंच था उसका मैं सक्रिय सदस्य था। और तो वो कॉमरेड के अंदर एक चीज होती है, वो ये होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर भले ही जाऊं, लेकिन मैं अपने विचारों से पीछे नहीं हटूंगा। हम्म, तो सबसे बड़ा डर मौत का ही होता है, चीजों को छूटने का। वो डर धीरे धीरे मिटता चला गया, तो डिप्रेशन भी कम हुआ और दुश्चिंताएं भी कम हुई, संकल्प भी मजबूत हुए। तो ये सब चीजें अल्बेर कामू ने भी यही किया। उनकी किताब आप पढ़िएगा तो उसमें साफ हम्म, साफ लगता है कि जब वो डिप्रेशन में के दौर से गुजर रहे थे तो उन्होंने दुनिया का बेहतरीन साहित्य पढ़ा और उसमें से नया रास्ता निकाला, नया तीसरा विचार निकाला उन्होंने उसमें से। तो अवसाद तो रचनात्मक होने का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। ये लिख करके भेजा हमारे साथ प्रेम तन्मय जी ने। प्रेम तन्मय सर ने बहुत अच्छी बात लिखी है। तो अवसाद तो जरूरी है, अगर अवसाद नहीं आएगा तो फिर वो रचनाकार जमीन से नहीं जुड़ पाएगा। हाँ आपकी उसके रचनाएं, पेड़ निकलेंगे। जी 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 जी। तो ये बात थी, मैंने अपनी बात कही। अब आप कहें कि इस अवसाद से निकलना है कि नहीं आपको? सर निकलना तो है, लेकिन पहला ऑप्शन जो बताया ना दवाइयों वाला, तो हम्म। दवाइयों का ये होता है, अगर उसमें चले गए ना फिर जिंदगी भर अपने को फिर वो दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। उस चीज में भी मैं पढ़ना नहीं चाहता। धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, काफी हद तक तो निकल चुका हूँ, निकल जाऊंगा। नहीं, दवाइयाँ थोड़ा सहारा तो देती हैं, ऐसी बात तो नहीं है। डॉक्टर अगर अच्छा ये मिल जो जाए आपको हाँ, तो कम दवाइयों में काम चल जाता है। अच्छा, तो अब इन दिनों क्या नई प्लानिंग है, क्या कुछ नया लिखने का विचार कर रहे हैं आप? फिलहाल तो सर गीतों पे ज्यादा फोकस है, क्योंकि जो मिल रहा है, जो टारगेट है वही है।
और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने 4 भाषाओं में काम कर चुका हूँ। मैंने पंजाबी गीत भी लिखा है, हिंदी गीत भी लिखा है, उर्दू किताब भी आ चुकी है मेरी, हिंदी किताब आने वाली है। 4 भाषा ये हो गई। अब मेरी जो दिली ख्वाहिश है वो है राजस्थानी गीत की। लेकिन राजस्थानी को देखता हूँ तो थोड़ा सा दुखी होता है कि वो पूरा ऑटो ट्यून वॉइस लेके आ जाते हैं, जिसमें आवाज साफ नहीं होती, सिर्फ मशीनी आवाज होती है। वो अगर हट जाए ना तो इसमें भी आना चाहूंगा, राजस्थानी गीतों को भी मैं लाना चाहूंगा। जी जी। ये एक सवाल आया, असहमति के मायनों में लेखक को, ओ जी जी, मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा सफेद अक्षर आते हैं, ब्लैक अगर आए तो बात ही क्या है। नहीं दिख रहा इसमें तो जी, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। ओम पारिक सर लिखते हैं कि असहमति के मायनों में लेखक को कहां तक समझ से बैठाना पड़ता है, अतीत का ख्याल वर्तमान के अवसाद को कितना लेखक को जरूरी होता है। जी ये कहना चाहते हैं कि असहमति के मायनों में लेखक को कहां तक सामंजस्यता रखनी पड़ती है, अतीत का ख्याल वर्तमान के संदर्भ अलगाव से निकलना लेखक के लिए जरूरी होता है। आप क्या कहेंगे? तो मैं इनकी भाषा शुद्ध हिंदी है तो सही कैच नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया कि भाषा पूरी मेरी खिचड़ी हो जी चुकी है, हिंदी आती नहीं, उर्दू भूल गया। शुद्ध जी, हिंदी इन्होंने लिखी। ये पूछने का इनका मतलब यही है कि जो असहमति है वो लेखक कहाँ तक सामंजस्यता रखनी पड़ती है लेखक को असहमति से, और अतीत का सर ख्याल आपको नहीं, इस आधे सवाल का जवाब ये दे दूं कि अगर आपको जिंदगी में कुछ पाना है तो आपको सोचना है कि फेल होने के चांस 50% है। अब 100% कामयाब तो हो नहीं सकते। उसी तरीके से किसी का हमेशा एक्सपेक्ट करोगे हमेशा हर चीज के अपने को यस ही बोलेगा, तो वो भी गलत है। हो सकता है वो ना दे दे, तो अपने को फेलियर भी एक्सेप्ट करनी है और ना भी एक्सेप्ट करना है। और ना कहने के बाद किसी रिश्ता तोड़ना भी नहीं है। अगर मेरा कोई काम नहीं लेगा, किसी को काम पसंद नहीं है, तो मैं लड़ूंगा थोड़ी उससे कि भाई मेरा काम क्यों पसंद नहीं है। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। अच्छा, अब यहाँ मेरे मन में एक विचार आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जोधपुर शहर में आप जो काम कर रहे हैं, आपको ठीक लगता है कि जोधपुर में ही आप रहेंगे या वहां से भी आप आगे किसी दूसरे शहर में जाएंगे? सर अगर बॉलीवुड में जाना है तो मुझे कहा था सैयद कादरी जी ने, शायद सैयद कादरी जी को सब जानते हैं। उनसे जब जी जी। मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा कि अगर बॉलीवुड में जाना चाहते हो तो आपको मुंबई जाना पड़ेगा। आपको माल हम्म बेचना है तो मंडी में ही जाना पड़ेगा, आप यहाँ से बैठ बैठ के मंडी में माल नहीं बेच सकते। जी तो बिल्कुल सही टारगेट तो कहा। अगर हुआ तो उस साइड का होगा, लेकिन फिर भी जोधपुर नहीं छोड़ेंगे। जोधपुर के जो लोग हैं ना सर, वो बहुत हम्म। प्यारे हैं, हाँ हाँ, बहुत ऐसा तो प्यारे हैं, मुझे भी मानना है, ऐसा मेरा भी मानना है। मुझे भी बहुत प्यारे जोधपुर ने लोग। प्यार दिया और मुझे जोधपुर ने सम्मान भी दिया। मुझे जोधपुर ने अपने हृदय से लगा के रखा। प्रेम तन्मय सर की इन दिनों हमारी काफी आलोचना प्रत्यालोचना एक दूसरे के साथ हो रही है किसान आंदोलन को लेकर के, लेकिन प्रेम तन्मय सर बड़े हृदय के व्यक्ति हैं और क्षमा करना जानते हैं और वापस प्रेम की वर्षा भी करना जानते हैं, तो मैं उनका आभारी हूँ। अच्छा जी, अब अगला सवाल जो है वो शंकर धाकड़ साहब आए हैं, लिखते हैं, आदरणीय प्रमोद जी को मेरा हृदय से सादर प्रणाम और चरण स्पर्श शुभरात्रि। हरलाल ढाका साहब ने लिखा है, जय जय राजस्थानी। ओम पारिक साहब ने आपके उत्तर दिया कि क्या बात है, क्या खूब कहा आपने। गणेश पंचारिया जी आए हैं, राम राम जी लिख रहे हैं आप। और प्रेम तन्मय सर ने स्पष्ट किया है कि असहमति से कितना समझौता करना पड़ता है। सर फेलियर तो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको नाकामी के चांस तो 50% है ही। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं हार जाऊं। और मैं शायद नाम लेना सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, अशोक चक्रधर जी ने मुझे खारिज कर दिया था कि तुम लिख नहीं सकते। ओह। बड़ा नाम है, भारत का बड़ा नाम है अशोक चक्रधर जी, तुम नहीं लिख सकते। तो हालांकि उनका नेगेटिव इंटेंशन नहीं था, उन्होंने मुझे चैलेंज किया एक तरीके से। हालांकि उन्होंने प्यार से कहा था तुम तोड़ दो, नहीं लिख सकते। लेकिन उस चीज को मैंने एक्सेप्ट किया कि भाई नहीं लिख सकता, सही कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे। लेकिन मुझे अपनी कमियां निकालनी है, मैं गलत कहाँ हूँ, मेरी उससे कमी कहाँ हो रही है। तो मैंने अपनी कमियां बाहर निकाली और आज जीत आ रही, ये कहानियां आ रही है।
हम्म। जी जी जी। कौन सी विधा आपको ज्यादा अपील करती है, कहानी, गजल, गीत या उपन्यास, आत्मकथा? सर गीतों पे ज्यादा अभी ध्यान है, बहुत ज्यादा ध्यान, पर डिमांड के ऊपर। गीतों हम तो पे? सर प्रोफेशनल हो गए हैं। मुझे मेरे हाँ, गुरु ने होना ही कहा था पड़ेगा। कभी किसी चीज का नाम मत बोलो। मुझे पंजाबी नहीं आती थी। हम्म। शाकिर भाई ने बोला कि पंजाबी गीत लिखना है, चाहिए। उनको मना नहीं हम्म। किया, मैंने कहा मैं लिख दूंगा। उस गीत के लिए महीना भर मैंने पंजाबी शब्द सीखे, समझे। किंज वर्ड हम्म। होता है पंजाबी में, क्यों, किंज, किंज, हाँ। हिंज, क्या में इसी, हाँ किंज? इसी, हाँ, हम्म। कैसे किंज मतलब कैसे होता है। तो ऐसे काफी शब्द मैंने सीखे। हम्म। गीतों में तो ये है शब्दों से अपनी बात को कहना और कम शब्दों में भी बात कहना, हम्म। तो उसमें थोड़ा मजा ज्यादा आता है। इस मामले में प्रेम इस मामले में प्रेम तन्मय सर से आप काफी जो है सहायता ले सकते हैं। उनके मैं गीतों लेता हूँ को सर, इनकी सुनिएगा, वॉल आप पे बड़ी कनेक्टेड हूँ। सहजता से, बड़ी सरलता से बड़ी बात कहते हैं, बड़ी बात को बहुत सहजता से कह देते हैं। चलिए गीतों की बात, चलिए आपका एक गीत और मित्रों को सुना दिया जाए। थोड़ा सा सुनाता हूँ गीत को, हाँ आप भी सुने। आपका अपना गीत कैसा जी? ओ सजना मेरा साथ न छड़ी मेरा, तकदा जाई मेरी राह। मुझे तो वो गीत ही आ गया, पीछे पीछे आंदा मेरी पोड़ वेंदा आई, मेरा लोंग का बच्चा लाई हुए वहां से। ये थोड़ा सैड गाना है, वो थोड़ा सा वैसे गाना था, लेकिन रास्ता तकने की बात है, रास्ता देखने की बात है। बहुत ही मार्मिक गीत लिखा आपने। और इसमें जो ये मैंने देखा कि आपकी लगभग चीजों में, गजलों में भी, कहानियों में भी एक तरह का विरह छुपा रहता है। विरह वेदना जो है वो कहीं गहरे में आपको कचोट रही है, ये क्या है? सर ये राज राज ही रहे तो अच्छा है। ऐसा? चलिए। लेकिन कभी न कभी राज खुद ही आप आउट कर देंगे, देखना, एक दिन कहना पड़ेगा हाँ मैं आपको। सोच रहा हूँ अपनी जीवनी लिखने का, तो जब लिखूंगा तो ये भी लिखने पड़ेंगे। हाँ। अच्छा, अब थोड़ा सा समय हमारे पास बाकी है। हम 8 बजे लगे थे बैठ बात करने, और लगभग 10 मिनट हमारे पास अभी और हैं। 9 बजे हम ऑफ करेंगे, तो ये 10 मिनट का हम ठीक से इस्तेमाल कर लें। दिलीप, साहित्य लिखना कोई आसान काम नहीं है। हालांकि लगता आसान है कि बंद कमरे में बैठे हैं, किताबों के बीच बैठे हैं, ऐश कर रहे हैं, शराबें पी रहे हैं जी, ये तो लिख रहे हैं जी, ये तो ये कर रहे हैं जी, वो कर रहे हैं जी। लेकिन जब मैंने हरीश बदानी जी को देखा गीत लिखते हुए, और जिस यंत्रणा से वो गुजरा करते थे गीत लिखते समय, जिस वेदना से, जिस पीड़ा से, और जिस यूं कहना एक तेवर आ जाता था उनमें गीत के लिए, जैसे कोई, जैसे हम देखते हैं ना कि किसी में एक असीम शक्ति आ गई हो अचानक से। तो ये गीत या साहित्य लिखना, कविता लिखना सरल काम नहीं, क्योंकि पूरा खून निचोड़ के देना पड़ता है। आपको नहीं क्या आप, लगता है कि जी जी नहीं आपके सवाल का जवाब दे रहा था। जी, मैं सर ऐसा आपसे होता है पूछ रहा कि, था कि आपको क्या हाँ, लगता है कि आप जब लिख हम्म, हाँ, उत्तर दें आप जी, कहें। सर जब कहानी लिखते हैं तो एक एक्टर है, सिर्फ एक लाइफ जीता है और खत्म हो जाता है। कहानीकार को जो है ना हम्म। सबकी जिंदगी जीनी पड़ती है। कलाकार, एक्टर, हम्म। एक जो कहानीकार है वो हीरो भी होता है, वो हीरोइन भी होता है, वो आपके हम्म। विलन भी होता है, फादर भी होता है, बेटा भी होता है। तो उसको कई जीवन जीने पड़ते हैं। हमको उस कैरेक्टर के अंदर घुसना पड़ता है, क्या सोच रहा है, कैसे जीता है, उसकी डिमांड्स क्या है। तो कहानी लिखना बहुत मुश्किल होता है। और गीतों में दिक्कत पर ये है कि एक गीत से दूसरे गीत पे स्विच करना जो है ना बहुत मुश्किल रहता है। एक गीत लिख रहे हैं तो दिमाग में हम्म। वही चल रहा है, जबकि उससे बाहर निकलना होता है हमको, दूसरे गीत की तैयारी करनी पड़ती है। प्रोफेशनल लाइफ तो ये होती है, हम्म। एक हम्म। भाषा से दूसरी भाषा में जाना पड़ता है, हिंदी से वापस राजस्थानी, राजस्थान से वापस पंजाबी में जाना पड़ता है। तो प्रोफेशनल लाइफ दिखती है ना कि बहुत जी आसान जी है, जी। बस कमरे में लिख रहे हैं, गीत आ रहे हैं, ये नाम हो रहा है, अखबार में छप रहा है, लेकिन वो अंदरूनी जो स्टोरी होती है ना बहुत मुश्किल होती है। हमको कई जिंदगी जीनी पड़ती है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल प्रसव वेदना जैसा मामला है। है।
अच्छा, अब कुछ बहुत व्यक्तिगत बातें मैं करना चाहूंगा सवाल आपसे। एक सवाल मेरे मन में जरूर। रहता है अक्सर, जो मैं सबसे पूछता हूँ, दिलीप केसानी को किस चीज पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है? अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? नहीं, गुस्सा मुझे कम आता है, गुस्सा नहीं आता। हाँ ठीक है, मेंटली गुस्सा आता है, अंदरूनी गुस्सा आता है। यहाँ पे कोई गलत बात कह दे तो, हालांकि राजस्थान की भाषा तो बहुत प्यारी है, लेकिन कुछ शब्द भी ऐसे हैं जो उनकी भाषा के अंदर जुड़े हुए हैं, वो बोल जाते हैं, गाली हम्म। होती है नॉर्मल भाषा में। हम्म। बोलते क्यों दे रहा है कि मैंने दी नहीं, फिर बोल के कहता है कि ये देखो मैंने दी नहीं। तो ये चीजें हम्म। बुरी लगती है यार, लेकिन वो यूज तो होना पड़ेगा हमको। हम्म। अच्छा, बड़ी अच्छी बात आपने कही है, भाषा में जो विकार आ गया है वो आपको पसंद नहीं है, हाँ, वहां आपको गुस्सा आता है। वो और एक गुस्सा आता है। एक साहित्यकार की बहुत बड़ी पहचान है ये बहुत बड़ी पहचान है कि वो भाषा के प्रति इतना संवेदनशील है कि उसके लिए खामियाजा भी उठा लेता है, मित्रों से झगड़ा भी कर सकता है, मित्रों हाँ, से गुस्सा भी कर सकता है। तो अच्छा, अगला सवाल जो है वो, अंत आपका जो अंत पंत लक्ष्य क्या है? क्या, कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं आप? क्या इमेज देखते हैं अपनी? पर बॉलीवुड में सिर्फ एंट्री मुझे चाहिए, मेरा सपना यही है। भले एक गीत आए, लेकिन एक गीत आए, बस ये सपना मेरा फिलहाल है, उसको जी रहा हूँ मैं। कहानी का कॉन्ट्रैक्ट एंट्री हो हो चुका था, लेकिन हाँ, उसके एंट्री हो बाद हो जाएगी। सकता है सपने बढ़ जाए। आप तो पर मुंबई चले मिलन जी जाइए, से मेरा बात हुई। बेटा। हम्म। मिलन जी से बात हुई थी तो मेरा बेटा जो है ना, मेरा, क्या बात हुई? सर मिलन हरीश हैं, बॉलीवुड के अच्छे जाने पहचाने शख्सियत हैं। बहुत प्यारे इंसान है और बहुत अच्छा। ज्यादा उनका प्यार मिलता है हमेशा। 4 सालों से उनसे हम्म। टच में हूँ, मतलब भाई की तरह रखते हैं। आज भी मुलाकात हुई, मुंबई जोधपुर आते हैं तो हमेशा हम्म। मुलाकात हमारी होती रहती है। तो बस देखते हैं, उम्मीद है अभी आज भी उन्होंने गीत फाइनल तो कर दिया, लेकिन देखते हैं कहाँ पहुंचता है। ये डेस्टिनी होती है, ये दिखा के हम्म। नहीं लाता थी। और बॉलीवुड तो सर एक ही है कि हम्म। वहाँ मिलन सर ने आज बोला था कि 130 करोड़ में से सिर्फ 500 लोग वहाँ हैं। आप 130 में से हटके 500 के अंदर एंट्री चाहते हो, तो क्वालिटी होगी तो अपने आप आओगे। हम्म। दिलीप, आपका छोटा भाई यानी मेरा बेटा जो है, लोहित, हम्म, वो वॉइस ओवर हाँ, आर्टिस्ट बनने के लिए मुंबई गया, और अच्छा, मुंबई में उसने बहुत स्ट्रगल किया 1 साल तक। अब उसको हम्म, काम मिलने लगा है और वो वहीं रहने लगा है, अपनी पत्नी के साथ, मेरी बहू के साथ वहीं रहता है वो। अच्छा, और दोनों अपना काम जमा चुके हैं। तो आप भी जाएंगे तो बहुत जल्द आपके भी पाँव वहां जम जाएंगे, कदम जम जम जाएंगे आपके, आपको नहीं मैं जमीन जाके मिल आया, जाएगी। 2011 में जाके आया हूँ सर वहाँ पे। वहाँ की अच्छा। लाइफ बहुत टफ है, वहाँ की लाइफ बिल्कुल अलग है। जो यहाँ से दिखती है ना, वो वहाँ पे लाइफ बिल्कुल अलग है। अलग है, टफ जब तो है वापस आया तो सोचा था कभी वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन वापस अपनी उड़ान भर रहे हैं। नहीं, यूं तो मुंशी प्रेमचंद जी भी मुंबई से वापस लौट आए थे, और भी बहुत सारे साहित्यकार लौट के आए कि नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में नहीं जाएंगे, फिल्म दुनिया बहुत खराब दुनिया है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज का ये माध्यम है, आज सबसे बड़ी जरूरत इस माध्यम की है। थोड़ा इस माध्यम पर भी एक बात कर लें। फिल्म जगत में जो कुछ भी परोसा जा रहा है वो सारा बहुत अच्छा तो नहीं होता, कुछ परसेंट अच्छा होता है, बाकी अधिकांश तो रिपीटिशन है, चुराई हुई चीजें होती है। इधर से उधर से, कहाँ से कहाँ की फिल्मों की कहानियां लोग ले आते हैं, विदेशों की कहानियां, और उन सब को वो लिख देते हैं। लेकिन आप जैसे मौलिक रचनाकार जब वहां पहुंचेंगे तो निसंदेह युवा पीढ़ी का ये रूप देख करके वो लोग भी प्रभावित होंगे। मुझे यहाँ पर ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि दिलीप केसानी में वो शक्ति है, वो आग है, जो किसी भी सत्ता को झुका सकती है, किसी भी प्रलोभन को जीत सकती है। एक गजल मैं आपको सुना रहा हूं। मेरी आंखों में समंदर क्यों है, मेरी आंखों में समंदर क्यों है, और तेरी यादों का ये मंजर क्यों है। चल रहा हूं तलाश में किसकी, मेरे कदमों में बवंडर क्यों है। बावफा है तो बेरुखी कैसी, तेरा दिल भी बना पत्थर क्यों है। और तुझको पाने का ख्याल छोड़ दिया, फिर मेरे दिल में तेरा घर क्यों है। तेरी उम्मीद में जीऊं कब तक, आस में जीना मुकद्दर क्यों है। अब ये गजल भी उसी वीर वेदना को रखती है, सवाल दर सवाल उठाती है
निश्चित रूप से आपने चोटें गहरी खाई है, लेकिन मैं दवाई करता रहूंगा आपके लिए, दुआ भी करता रहूंगा और दवाई भी आपके लिए बनाता रहूंगा कुछ न कुछ। तो नहीं, ये रमाकांत का दर्द अच्छा है, कामयाबी दे रहा है। जी 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 बिल्कुल। सर बॉलीवुड रमाकांत की सर बात आए हैं अगर करें जोधपुर ना, से। सर बॉलीवुड की अगर बात करें तो वहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ है, वहाँ पे कमर्शियल लाइफ है। तो हम्म। हम अगर कह रहे हैं कहानियां ऐसी नहीं है और कुछ गद्दापन दिखाया जा रहा है, तो सर वहाँ पे देवता बनने तो कोई नहीं जाता। हाँ ये भी सही है। तो हम वहाँ कमर्शियल कमर्शियल लाइफ है, वहाँ पे सब चीजें ठीक है, अपनी जगह पर है। हम्म हम सच्चाई नहीं दिखा सकते। किसी की कहानी में सब कुछ अच्छा है तो सर वो कहानी कैसे बनेगी, आप बताओ। तो उसमें कुछ मोड़ जी लाने पड़ते हैं, जी दिलीप, सही कहा तो आपने। जरूरी है। अब आखिरी सवाल, मेरा टाइम हो चला है, आखिरी सवाल आज का। रमाकांत सर भी आ गए हैं। कोई सवाल मुझसे छूट गया हो, कोई बात आप कहना चाहते हो विशेष, तो वो बात भी कहिएगा, और संदेश यानी मैसेज अपने तमाम युवा साथियों को, आने वाले साहित्यकारों को, और अपने से आगे की जो पीढ़ी के साहित्यकार हैं उनसे क्या निवेदन आप करना चाहेंगे? सर मुझे जुनून देखना है, पागलपन देखना है। समझदारी इस क्षेत्र में नहीं चलती। जैसे लोग समझदारी से आते हैं, कैलकुलेशन करके आते हैं कि हम गीत लिखेंगे और आगे जाएगा तो हम देंगे, या फिर हम लिखेंगे तो आगे जाएगा। तो पागलपन हम्म चाहिए, दिमाग के अंदर पागलपन होना चाहिए कि नहीं, मुझे यही करना है। और वो जुनून जो है ना, जब तक अंदर नहीं है तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। किसी भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो, जुनून जरूरी है। और वो जुनून जी जी। कहाँ गया पता नहीं। लोग साइड बिजनेस समझ रहे हैं, साइड में चल रहा है, कहानी का काम साइड में चल रहा है, और या गीतों का काम साइड में चल रहा है, बिजनेस कुछ और चल रहा है। पागलपन चाहिए, फुल टाइम मांगता ही। हो सकता है लोग पसंद बहुत करें, हो सकता है लोग पसंद न करें। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही। ये जुनून जो है ये हमारे भीतर ही रहता है। मुक्तिबोध इस जुनून को देखते हैं, अंधेरे में परम अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। जिंदगी के अंधेरे बंद कमरे में लगाता है कोई चक्कर एक लगातार, अरे ये तो मेरी ही परम अभिव्यक्ति। वो जो प्रकाश पुरुष हमारे भीतर होता है वो हम ही होते हैं, हमारा ही रूप वो होता है। तो वो उसको हम एक जुनून से, एक पागलपन से हम खोज सकते हैं, उसका पीछा करना पड़ता है, उसके लिए दौड़ना पड़ता है। तो बहरहाल आपकी दौड़ कामयाब हो और आप जिंदगी में बहुत सुखी रहें। डिप्रेशन दूर हो जाए, आपसे भाग जाए, हमें मिल जाए आपका डिप्रेशन, हम झेल लेंगे। नहीं नहीं, आपको आपको न मिले, किसी को न मिले। बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगा जी। आपसे मिलकर। सर मैं पहली बार फेसबुक लाइव पे आया हूँ, और सिर्फ आपकी वजह से, कि आप स्वागत। का, काफी इंसानों को हम कुछ मना नहीं कर सकते, जान भी उनके लिए हाजिर रहती है। अरे रे, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे उत्तर दिए और तमाम मित्रों ने सवाल भी बहुत अच्छे पूछे। और आज तो हमारे बड़े बड़े तमाम साहित्यकार मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि इन सब का आशीर्वाद आपको मिले और आप जोधपुर का नहीं पूरे देश का नाम रोशन करें। एक दिन पाकिस्तान के लोग भी आपको हिंदुस्तान का चमकता सितारा देखें और कहें कि वाह, दिलीप केसानी कभी हमारे साथ पढ़े थे, हमारे साथ खेले थे। तो ये मेरे मन में दुआ आपके लिए आती है। तो अब चलें फिर। शुक्रिया सर, शुक्रिया। प्रणाम, तमाम मित्रों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, लाल सलाम। चलते चलते दो पंक्तियां अपनी कहना चाहूंगा दिलीप आपके लिए। हम्म। रोशनी के लिए बिजलियों से लड़ा, रोशनी के लिए बिजलियों से लड़ा, ओ खुशबुओं के लिए तितलियों से लड़ा। आप क्या रूठ कर मुझसे दूर गए, ताउम्र अपनी मैं गलतियों से लड़ा, बहुत ताउम्र अपनी मैं गलतियों से लड़ा। आपके लिए बहुत बहुत दुआएं और थैंक शुभकामनाएं। यू सर, नमस्कार, थैंक फिर मिलेंगे। यू। जय हिंद। तमाम मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, लाल सलाम।